हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपको हेल्प करते हैं अपने एग्जाम में राइट आंसर तक पहुंचने में। करेक्ट। तो आज हम उसी सीरीज में कर रहे हैं पार्ट 3 ऑफ पेपर 1 जो कि होता है एनवायरमेंटल स्टडीज। पेपर 1 के अंदर एक एनवायरमेंटल स्टडीज का सेक्शन आता है जहां पर इक्वली नंबर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यहाँ पर भी आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में हम क्या करेंगे, हम पेडागोजी साथ में हम क्या करेंगे, कंटेंट को भी साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। तो पेडागोजी प्लस कंटेंट साथ में इसी वीडियो में हम इस पूरे पेपर के कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन विद हर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शी चूज। अब देखिए, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनियस संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा फोकस करता है सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन को अदर देन किसी भी और चीज को इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारा जो की वर्ड है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर हमें समझना क्या है कि सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन क्या होता है। सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो बेसिकली ये वह माध्यम होता है कम्युनिकेशन का जिसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है इन अ रियल टाइम। रियल टाइम का क्या मतलब है? रियल टाइम का मतलब है फेस टू फेस हो, एक साथ जैसे संवाद के रूप में हो रहा होता है। जब आप सामने किसी से बैठकर बात कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई मीटिंग हो गई है ना, कोई भी कॉन्वर्जेशन हो गया, आपको तुरंत ही उसका जवाब मिल रहा है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वैसे ही अगर हम किसी भी माध्यम से, चाहे फिजिकली यानी कि हम मीटिंग करके मिल रहे हैं, या फिर आप एक मीटिंग कर रहे हो वर्चुअली, है ना, ऑनलाइन जो होती है वो भी अगर आप कर रहे हैं तो भी वो सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन का पार्ट है। ठीक है। आई होप कि सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन समझ आ गया होगा कि जब हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं रियल टाइम में, जहां पर क्या होता है, आप रियल टाइम में कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकली हो या वर्चुअली हो। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमको आइडेंटिफाई करना है कि टीचर इनमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगी अगर उसे सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन करना है अपने टीचिंग के अंदर। फोन कॉल्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। फोन कॉल्स पे बिल्कुल हो सकता है कि आप दो लोग एक साथ बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात कही और सामने वाले ने आपको उत्तर दे दिया, तो ये जरूर हो सकता है। लेकिन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें रियल टाइम में आप कनेक्ट नहीं करते हैं, है ना। जैसे अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप अभी इस टाइम मुझसे मुझे रोककर नहीं पूछ सकते। आपको क्या करना होगा, आपको कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन टाइप करना होगा, जो भी आपका डाउट है वो टाइप करना होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, जब वो हमारे पास तक पहुंचेगा तब तक उसमें टाइम लग चुका होगा और शायद आप उसके आंसर तक भी पहुंच चुके होंगे। तो वो रियल टाइम कॉन्वर्जेशन नहीं है, वो एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ये नहीं होगा। इसलिए हम अपने ऑप्शन को यहीं पर डिलीट कर देते हैं कि ये अभी यहाँ पर हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन की तरफ। ईमेल, ईमेल में भी सेम ही होगा कि सेम टाइम पे, रियल टाइम पे कॉन्वर्जेशन नहीं होगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी ऐसा नहीं होगा कि आपको साथ में ही आपने प्रतिक्रिया दी और आपको उत्तर मिल गया, ऐसा नहीं होता है। और फोन कॉल्स पे हो सकता है बट इन दोनों पे नहीं होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है, ये हमारा सही आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग्स या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तुरंत मैसेज कर रहे हैं, एक हद तक ठीक है। ब्लॉग्स में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉग्स क्या होते हैं, एक रूप में लिखा गया हुआ एक आर्टिकल जैसा होता है, उसे ब्लॉग कहते हैं। और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग बिल्कुल हो सकता है कि आप टेलीफोन पे कॉन्फ्रेंस पर हैं और बात कर रहे हैं और अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो हो सकता है। लेकिन इसमें ब्लॉग्स है तो ये भी हमारा ऑप्शन कट हो जाता है। देखें, अगर हमें पता हो तो हम सीधा अपने ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। दो लोग आमने सामने बैठे हैं वर्चुअली वीडियो कॉल पर और वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहे हैं। ऑनलाइन चैट सेशन, के ऑनलाइन चैट सेशन है, लाइव चल रहा है चैट, आप कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन। फोन कॉल्स, ऑफ कोर्स आपने कोई भी बात कही है, सामने से आपको उत्तर मिला, सो दिस कैन बी अ बेटर ऑप्शन एंड दिस इज आवर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फॉर सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। ठीक है। आई होप के यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन, किस माध्यम से हम इसे कर सकते हैं, फिजिकली एंड वर्चुअली बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ थीम ट्रेवल इज इक्वल्स टू, या रेशियो में है रेलवे स्टेशन, डिपिक्ट्स यूटिलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्स इन ईवीएस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द थीम फूड डैश। तो
यदि आप देखें कि एक हमारे ईवीएस में क्या होता है, थीम बेस्ड यूनिट्स होते हैं, है ना? तो वहां पर थीम होता है, तो यहाँ पर भी एक थीम दिया है ट्रेवल का। अगर आपको ट्रेवल करना है तो कहाँ जाना है? रेलवे स्टेशन जाना है। तो ये दिखाता है कि ईवीएस का रिसोर्स में एक कम्युनिटी रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर जाके ट्रेवलिंग की जा रही है, या ट्रेवल करना है तो रेलवे स्टेशन जाना है। उसी तरीके से एक और थीम है, वो है फूड। तो फूड के लिए हमें कहाँ जाना होता है? तो ये आपको बताना है, मतलब इसका आप रिलेट कर सकते हैं किसी भी मायने में, जो आपको लॉजिक जो आपका सेट हो रहा हो उसी तरीके से। जैसे आई थॉट के यहाँ पे ट्रैवलिंग करनी है तो रेलवे स्टेशन जाना है, और अगर उन्होंने बस स्टैंड दिया होता तो भी सेम ही चीज होती, राइट? तो इन्होंने एक रिलेशन दर्शाया है यहाँ पर। तो आपको बताना है थीम फूड का रिलेशन इनमें से दिए हुए ऑप्शन में से किस में होगा? एग्रीकल्चरल फार्म यानी कि कृषि फार्म, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, थर्ड शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, और फोर्थ फार्मर यानी कि किसान। अगर आपको खाना चाहिए, जैसे ट्रैवल के लिए आप कहाँ जाएंगे? रेलवे स्टेशन जाएंगे। फूड के लिए आप कहाँ जाएंगे? आप जंगल जाएंगे, फार्मर के पास जाएंगे, शॉपकीपर के पास जाएंगे, या एग्रीकल्चरल फार्म में जाएंगे। तो आपको बताना है। आई एक्चुअली आज दिस क्वेश्चन इन माई क्लास, और कि अगर आपको दूध लेना है तो आपको कहाँ से लेना है? सोशल साइंस में ही अगर आप पेपर 2 की तैयारी भी कर रहे हैं, तो सोशल साइंस का अगर आपके पास सब्जेक्ट है, तो 7th क्लास के अंदर एक टॉपिक है हमारे आसपास के बाजार। वहां पे क्या है कि आपके आसपास के बाजार के बारे में बात की है, जैसे दुकान हो गया, मोहल्ला मार्केट हो गया, है ना, मॉल हो गया, कॉम्प्लेक्सेस हो गए, इन चीजों के बारे में गिवन है। तो आई आस्क्ड अ स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, और उससे पूछा गया तो उसने बोला कि मैंने पूछा दूध कहाँ से लाते हैं, तो ही हैज गिवन मी दिस आंसर कि हम तो शॉपकीपर से लाते हैं। बिकॉज बच्चों का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने बचपन से वही देखा है कि दुकान से जाके पैकेट का दूध लेकर आते हैं। वेरएज मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि दूध कहाँ से मिलता है, दूध कहाँ से आता है? तो गाय या भैंस या डेयरी इन तरीके का इस्तेमाल ना करते हुए बच्चे ने कहा सीधा दुकान से मिल जाता है, दुकान से ले लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट हैज नॉट बीन डेवलप्ड के जो सोर्स है एक्चुअली वो कहाँ से आ रहा है। तो वो ईवीएस का लैक हो गया ना, वहां पे नहीं पता था। लेकिन हम तो समझते हैं कि फूड कहाँ से आता है, फूड आता है एग्रीकल्चरल फार्म से। जो कृषि फार्म होते हैं वहां पर फूड स्टोर होता है, और वहीं से फूड, वहीं से हमारा जो खाना है वो आता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से आए। फॉरेस्ट में फूड नहीं होता, हम जो फूड खाते हैं वो नहीं होता। शॉपकीपर से हम बाय करते हैं बट सोर्स नहीं है। फार्मर एक माध्यम है, या फार्मर कह लीजिए कि वो पर्सन है जो एग्रीकल्चरल फार्म्स में काम करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं। सो टू स्ट्रेंथन दैट कॉन्सेप्ट इन द चिल्ड्रन कि वो रिसोर्स क्या है, बेसिकली ईवीएस किस पर काम करता है? रिसोर्सेज पर, या कम्युनिटी रिसोर्सेज कह लीजिए, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज कह लीजिए, कुछ भी। तो रिसोर्सेज के बारे में हमें जानकारी ईवीएस देता है। लेटर ऑन ये रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हायर क्लासेस में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, लाइक ज्योग्राफी में हो जाएंगे, साइंस में हो जाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट हम ईवीएस में बच्चों को बेसिक जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चरल फार्म्स, दैट इज रिलेशन, दैट हैव रिलेशन विद फूड, जैसे कि ट्रैवल का रेलवे स्टेशन से है। क्वेश्चन नंबर 63, while teaching EVS, a teacher statement question which encourages student to elaborate on an answer either on their own or from the responses of their peers is। तो यहाँ पे ईवीएस की टीचिंग को एक एक नजरिया दिया है सिर्फ। क्वेश्चन में वो पूछना कुछ और ही चाहते हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि एक शिक्षक का बयान या प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह क्या है? नीचे ऑप्शन दिए हैं। मेनली अगर आप ये टर्म्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने अपने एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ी होंगी, है ना? ट्रायल एंड एरर, चेनिंग, कंडीशनिंग या प्रोबिंग, तो ये आपने अपने साइकोलॉजी में पढ़ी है। मेनली पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको इस तरीके से देख पा रहे हैं। अब आपको ईवीएस से रिलेशन इसका दिखाना है। क्वेश्चन क्या कहता है कि टीचर को कोई भी ऐसा एक बयान या प्रश्न बच्चों के सामने रखना है जिससे कि बच्चे उस पर एलोबरेट कर पाए, बच्चे प्रोत्साहित हो जाएं कि उसको एलोबरेट कर पाए। इधर वो आप खुद के आंसर दें, या फिर अपने जो पीयर्स के रिस्पॉन्स है उस पर प्रतिक्रिया दें, ठीक है, या उसको एलोबरेट करें और व्याख्या करें उसकी। तो ऐसा एक क्वेश्चन किया है, तो वो किस माध्यम से किया जा सकता है? टीचर को क्या यूज करना है? क्या ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना है, चेनिंग का इस्तेमाल करना है, कंडीशनिंग या प्रोबिंग का इस्तेमाल करना है? अगर हम नीचे से ऑप्शंस देखें तो ट्रायल एंड एरर क्या होगा? मतलब ट्राई करना और उसके बाद गलती करना और गलतियों से सीखना।
है ना, ये ट्रायल एंड एरर हो गया। पर बच्चे यहाँ पर क्या करें, हम बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि आप एलोबरेट करो। तो एनकरेजमेंट में आप बच्चों से गलत आंसर्स भी ले सकते हैं, लेकिन पहले से ही टीचर ने स्टेटमेंट और क्वेश्चन दिया हुआ है कोई ना कोई, तो उसको उसी के बारे में एनकरेज करना है कि आप जवाब दो। कई बार हम क्लास में देखते हैं कि ठीक है, हम बच्चे को कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, गलत जवाब देना कोई बात नहीं, जस्ट पार्टिसिपेट इन दैट, आप दो, वो ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सेस के थ्रू ही उसको क्या कर रहे हैं, बच्चे को एनकरेज कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सेस है ना, एनकरेज कर रहे हैं। तो ट्रायल एंड एरर इसमें वो नहीं है कि ट्राई करो और फिर गलती करो और गलती से सीखो वाला, यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो रहा, क्योंकि बच्चा कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर रहा है यहाँ पे, है ना। इसके बाद आता है चेनिंग। चेनिंग में क्या होता है, आपको एक के बाद एक टास्क कराया जाता है इन अ सीक्वेंस, जहां पर आप क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट फॉर्म करते हैं विद ईच स्टेज। आप एक स्टेज पर जाएंगे, दूसरे स्टेज पर जाएंगे, तो आप पिछले वाले स्टेज से कुछ ना कुछ सीखकर जब अगले स्टेज पर जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला जाएगा। वेराज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि विद्यार्थी को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करना है। ठीक है, उन्होंने खुद से अपने जवाब बनाने हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के उससे जवाब बनाने हैं, राइट। तो चेनिंग यहाँ पर क्या होगा, चेनिंग में कोई कॉन्सेप्ट या टास्क टीचर ने उनको नहीं दिया, एक सिंपल क्वेश्चन या स्टेटमेंट दिया है, उनको कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे, या टीचर ने कोई हिंट नहीं दिया है उनको कि वो उसको मिलाकर तब उस उत्तर तक पहुंचे, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो चेनिंग भी इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में हम क्या करते हैं, अगर बच्चे को कोई चीज आ रही है, मान लीजिए बच्चा उत्तर दे रहा है और टीचर उसको सपोर्ट किए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, ओके ओके यू आर डूइंग दिस, बच्चे ने कहा मैं उत्तर, तो हाँ देने, ऐसे मतलब कुछ भी एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। कंडीशनिंग कैसे होती है, जब आप कोई भी चीज को नरिश करते हैं, कोई भी चीज को बढ़ाते हैं, दैट इज कंडीशनिंग। तो यहाँ पे टीचर ने सिर्फ स्टेटमेंट या क्वेश्चन दिया है जिससे बच्चे को एनकरेज करना है, तो कंडीशनिंग टीचर नहीं कर रहा है। ऑल्दो अगर हम देखें तो इन तीनों का ही पार्ट एक मेजर तौर पर होता है, लेकिन टीचर यहाँ पे कंडीशनिंग नहीं कर रहा है बच्चे की, टीचर एनकरेज कर रहा है उसको करने के लिए। प्रोबिंग क्या होती है, प्रोबिंग होती है खोजपूर्ण प्रश्न, यानी कि यहाँ पे टीचर ने क्या दिया, एक स्टेटमेंट या एक क्वेश्चन दे दिया कि आपको किसी भी चीज के बारे में बताना है। मान लीजिए टीचर ने क्या कहा कि अगर मैं अपने हेयर में ऑयल लगाऊं अभी तो मेरे बाल कैसे दिखेंगे, मान लीजिए ये बेसिक क्वेश्चन है। तो या मैं आपके सर में ऑयल लगा दूं तो आपके जो हेयर्स हैं वो कैसे दिखेंगे। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा छोटी क्लास में ईवीएस पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा उस चीज को एनालाइज करने की कि पहले क्या हुआ था, अच्छा अभी अभी ऐसे करेंगे तो क्या होगा, तो बच्चा खोज करने लगेगा बेसिकली, है ना। वो चीजों को क्या करने लगेगा, उसका डिटेलिंग पर पहुंच जाएगा, स्टिकी हो जाएंगे, ऑयली हो जाएंगे, है ना, तो ये सारी चीजें करेगा। तो जब कोई स्टेटमेंट और क्वेश्चन दिया और टीचर क्या चाहती है, सिंपली उस आंसर को चाहती है, तो बच्चा यहाँ पे खोज पूर्ण प्रश्न के माध्यम से, प्रॉबिंग के माध्यम से उत्तर तक पहुंचेगा। ठीक है, टीचर ने ऑलरेडी उसको स्टेटमेंट दे दिया है, इसीलिए प्रॉबिंग जो है यानी कि खोज करना किसी भी चीज की, कोई भी बेटर एग्जाम्पल इसके लिए हो सकता है, मे बी दैट ऑयल वाला एग्जाम्पल इज नॉट दैट गुड, राइट हियर। ठीक है, तो इसे हम प्रॉबिंग के माध्यम से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली। अब अनीता अपने क्लास के लिए एक यूनिट प्लान कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड उनको क्या पढ़ाना है, थीम पढ़ाना है फैमिली का। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द टाइटल ऑफ हर यूनिट प्लान, तो उसका टाइटल क्या होगा। पहला, फैमिलीज, माइग्रेटिंग फैमिलीज, परिवार, घुमृतु परिवार, टाइप्स ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर एंड जॉइंट, परिवार के प्रकार, एकल व संयुक्त। थर्ड है फैमिली, रिलेशनशिप विद इन अ फैमिली, एंड फोर्थ है फैमिली, उसके अंदर रिलेशनशिप, संबंध, जेंडर रोल्स, लिंग भूमिकाएं, ऑक्यूपेशन, सोशल कल्चर एंटिटी इन द चेंजिंग टाइम्स, यानी कि समय में सामाजिक संस्कृति इकाई के रूप में बदलते हुए प्रभाव, इन सब के बारे में। अब देखिए बच्चा क्या है, बच्चा हमारा छोटी क्लास में है अभी, है ना, ही इज इन फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास में भी, क्योंकि हम ईवीएस कर रहे हैं और ईवीएस हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास होता है। तो जब हम बच्चों के लिए यूनिट प्लान करेंगे ना, जब हमको यूनिट प्लान करना है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि यूनिट के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस होंगे, करेक्ट। तो यूनिट में हम बहुत सारी चीजों को कवर कर लेते हैं। अगर हमने ये लिया माइग्रेटिंग फैमिलीज, तो बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम माइग्रेटिंग फैमिलीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होती रहती है, उन फैमिलीज की बात करते हैं, है ना। तो माइग्रेटिंग फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बाद में हम बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि हम ये बताएं कि परिवार क्या होता है। परिवार रिश्तों से बनता है, संबंधों से बनता है, और हर किसी का अलग अलग संबंध होता है। उसके अंदर
फीमेल, मेल, बॉयज, गर्ल्स, इस तरीके की भूमिकाएं हैं जो हम हर कोई प्ले करता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के ऑक्यूपेशन से हम इन्वॉल्व होते हैं, जिससे हमारा खान पान चलता है एंड एवरीथिंग, है ना। तो जैसे हाउस मेकर्स हैं, या जॉब है, पापा ऑफिस जाते हैं, मदर डू दिस एंड दैट, ये सारे ऑक्यूपेशंस के बारे में समझाएं। एंड चेंजिंग टाइम के साथ कैसे सोशल कल्चर एंटिटी जो है वो बदल रही है, इसके बारे में हम बताएं। तो ये जो है ये हमारी एक डिटेल्ड यूनिट हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे ही पहलुओं के बारे में बात कर रहे हैं। हम उनको जॉइंट और न्यूक्लियर बाद में समझा सकते हैं, जब उनके पास ये सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हों, तब हम उनको बताते हुए हमें क्लियरिटी होगी और बच्चा भी क्लियर रहेगा कि न्यूक्लियर और जॉइंट क्या होता है, जब वो ऑलरेडी संबंधों के बारे में जान चुका होगा, जब वो जेंडर रोल्स को समझ चुका होगा, जब वो सोशल या कल्चरल एंटिटी जो है समय के अनुसार जो चीजें बदल रही हैं उनको समझ पा रहा होगा। तो ये हमारा एक परफेक्ट यूनिट प्लान हो सकता है टू टीच द थीम फैमिली इन द क्लासरूम। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। आपको अपने तर्क लगाते हुए चलना है व्हेन यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, Miss Sheetal likes to use stories and poems in primary classes to explain various concepts of EVS. The most appropriate logic for her using stories and poem is true कि मिस शीतल है वो अपनी कक्षाओं में स्टोरीज और पोएम के माध्यम से प्राइमरी कक्षाओं के जो कॉन्सेप्ट हैं ईवीएस में उनको समझाती हैं। तो ये करने का उनका मुख्य तर्क क्या होगा, ये हमें इन गिवन ऑप्शन में से बताना है। क्या वो ये चाहती हैं कि अपना ईवीएस का सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी इन चीजों के बारे में पहले सुन चुके हैं। दूसरा ऑप्शन, अनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि वो राइट डाउन करें अपनी खुद की पोएम्स और कहानी बनाएं। जब हम ऐसा कराएंगे तो बच्चे को हम अनकरेज करेंगे, उनकी इमेजिनेटिव पावर्स बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? उनकी इमेजिनेटिव पावर्स बढ़ाएंगे, उनकी सोचने की शक्ति, उनकी इमेजिन करने की शक्ति बढ़ाएंगे। तो दिस कैन बी अ बेटर गुड ऑप्शन कि वो खुद से हम प्रेरित करें बच्चों को कि आप अपनी खुद की कविताएं और कहानी लिखें। इसके बाद है मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर, कि हम बच्चों को इस चीज से अवेयर करवाएं कि भाषा और संस्कृति में कितनी विविधताएं हैं और कितनी प्रकार की ऐसे भाषाएं हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, इसके बारे में बच्चों को जागरूक करें। बिल्कुल डाइवर्सिटी सिखाना ही बेसिकली ईवीएस में अगर आप देखें तो बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स की हम बात करते हैं, जैसे मिजोरम की बात है, असम की बात है, वहाँ के चावल की बात है, अलग अलग कल्चर की बात कर रहे हैं ना, वहाँ के ट्रेडिशन की बात करते हैं। जब भी हम ईवीएस पढ़ते हैं तो हम ऑफ कोर्स डाइवर्सिटी से अवेयर कराते हैं। फिर उसके बाद है मेक द लेसन्स मोर इंटरैक्टिव, इंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग। जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं, दिस इज आवर एम कि हम लेसन प्लान को इंटरैक्टिव बनाएं, बच्चों के लिए इंजॉयबल बनाएं और इंटरेस्टिंग बनाएं कि बच्चे दिलचस्पी के साथ उस पार्ट को पढ़ सकें, है ना। तो जहां तक मुझे लगता है कि सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर टाइम होता है, जो हमारा टाइम टेबल है, और उसी हिसाब से किसी भी टीचर को अपनी क्लासरूम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसको उतना टाइम, उतने नंबर ऑफ आवर्स गिवन होते हैं, तो कोई जल्दी नहीं होती है सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए। तो हमारे इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है कि हम बच्चे के अंदर क्रिएटिव थिंकिंग का निर्माण करें, उनको अवेयर कराएं चीजों से, और अपने पार्ट में इतनी दिलचस्पी उनसे बढ़वा लें कि बच्चा सीखने में इंटरेस्टिंग जो है वो फील करे, इंटरेस्टेड फील करे और काफी हैप्पी हो वो क्लासरूम में आने के लिए। तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता, हमारा राइट आंसर हो सकते हैं बी, सी एंड डी, और जो भी हमें इस ऑप्शन में मिलेगा अगर वो मिलता है तो अच्छा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो वी हैव बी, सी एंड डी इन ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following option is a major objective of teaching EVS from class 1st to 5th? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक EVS पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है? तो हम EVS क्यों पढ़ाते हैं, 1st to 5th स्टैंडर्ड में क्यों पढ़ाते हैं EVS? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम बच्चे को एक्वायर कराएं, स्किल्स एक्वायर कराएं टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकल्पों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, ये उद्देश्य है। प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग साइंस एट मिडिल लेवल, कि हम बच्चों को मिडिल स्तर पर जो 6 to 8 स्तर पर 6 to 8 के लेवल पर साइंस पढ़ने के लिए तैयार करें, ये ईवीएस का मेन मुख्य ऑब्जेक्टिव है क्या। इसके बाद थर्ड पर डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, कि हम बच्चे के अंदर उसकी गहन समझ को बढ़ाएं कि विषय के रूप में, ठीक है, जो विषय के मेन सब्जेक्ट्स हैं, मेन कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बच्चे को करें। या फोर्थ है हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल,
अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अगर आपने ईवीएस देखा है, ईवीएस के अंदर मेजरली क्या होता है, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट बुक अभी तक नहीं देखी है, ऑल्दो अपने टाइम पर देखी होगी जब आपने पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपने अभी नहीं देखी है तो आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की जितनी भी टेक्स्ट बुक है वो थीम बेस्ड है। थीम बेस्ड के अंदर उन्होंने वेरियस कंपोनेंट्स को लिया है ना। तो वहां पर बच्चा एक थीम से दूसरे थीम पर जाता है और वो सारी एक्टिविटीज हैं जो बच्चा ऑलरेडी लिंक करता है अपने आउटसाइड द स्कूल एनवायरनमेंट को, अपने घर पे, अपने आसपास, अपने मोहल्ले में वो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस ले चुका होता है या ले रहा होता है। तो वही सारी थीम्स जो है वो ईवीएस के क्लासरूम में होती हैं। ठीक है, तो स्किल्स जो है वो हैंड ऑन एक्टिविटीज हम इंडिपेंडेंटली बच्चा कर सके, ये तो विद टाइम विद एज जो भी माइलस्टोन्स बच्चा अचीव करता है उसमें कराते हैं, है ना। सारी स्किल्स जो है हम धीरे धीरे अडेप्ट करवाते हैं, तो वो तो हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है। तो ईवीएस का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये नहीं हो सकता। साइंस बच्चा अपने टाइम पर अपने लेवल पर पढ़ेगा तो हम बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं। अभी जो फिलहाल बच्चा कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उसको कराने का, उस पर हमारा पूरा जो सेटअप है वो निर्भर करता है। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बच्चे में खुद आ जाती है जब हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य कॉन्सेप्ट सिखाना ही थोड़ी है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चा जब कॉन्सेप्ट सीख रहा है उस कॉन्सेप्ट को अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज कर रहा है। वो जब प्राइमरी क्लासेस में बच्चे होते हैं उस टाइम पर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनके किताबी ज्ञान को उनके बाहरी ज्ञान से जोड़ें। जब हम बात करते हैं उसकी प्रीवियस नॉलेज की, उसकी प्रीवियस नॉलेज को हम स्ट्रेंथन करें, मजबूत करें, जिससे कि वो बाहर जो है सक्षम हो सके, इंडिपेंडेंट हो सके। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन कि हम अपने लर्नर्स को हेल्प करें, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करें। तो ये हमारा बेसिक जो है ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ईवीएस को पढ़ाने का, इवन किसी भी सब्जेक्ट को। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चे को क्रिएटिव बनाना है, अवेयर बनाना है डाइवर्सिटी से, कल्चर से, भाषाओं से, जिससे कि वो बाहर के जो अपनी लाइफ है उसको स्कूल में भी उससे रिलेट कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। An EVS teacher demonstrate an experiment in class in which an egg sinks in a tumbler with water but floats upon adding salt to the water. Which of the following is the most appropriate explanation she can give to students' inquiry? कि एक ईवीएस शिक्षक जो है कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें वह एक अंडे को एक पानी के ग्लास में डालता है और ग्लास में पानी जो है उसके अंदर अंडा डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता है। तो विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए यह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती हैं? कि बच्चा पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो टीचर उनमें से क्या बता सकती हैं? ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि अलाउ करें सारे बच्चे को कि वो कंक्लूड करें बाय एडिंग डिफरेंट आइटम्स इन द वाटर, कि वो टीचर क्या कहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं उसके कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए कहने कि आप ही खुद ही कर लो। ध्यान रखना है कि जब आप प्राइमरी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी और ईवीएस पर फोकस करना है कि आपका बच्चा कितना बड़ा है, तब आप उससे एक्सपेरिमेंट कराएंगे। अब यहाँ पर टीचर क्या करेगी कि कोई बात नहीं बच्चों, आप सभी क्या करो, आप सभी कुछ ना कुछ आइटम्स पानी के अंदर डालकर तब आप खुद से ट्राई करो, ऐसा टीचर उनसे कहेंगी। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है द एग फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर। प्राइमरी में बच्चा है, क्या आप बच्चे को डेंसिटी के बारे में कहेंगे, आप पानी के घनत्व के बारे में उसको बताएंगे? तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और हम उसको डिफरेंट आइटम्स बता के कंक्लूड करने के लिए हम इस एज पर बच्चे को नहीं कहेंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है यू विल लर्न द करेक्ट रीजन इन हायर क्लासेस, क्या आप कह दे बच्चे से कि अब क्या होगा, आप इसको बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ऐसा हम बच्चे को नहीं कहेंगे क्योंकि हम उसकी क्यूरियोसिटी को क्या है कहीं ना कहीं खत्म कर देंगे, तो ये गलत है। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन कंडक्ट एंड ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट, कि आप क्या करें, कंडक्ट करें उस एक्सपेरिमेंट को और बच्चे को कहें कि आप ऑब्जर्व कीजिए, और बच्चे भी खुद भी कर सकते हैं कि आप अलग अलग मात्रा में सॉल्ट को उसमें ऐड करके देखिए और कंडक्ट कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके, अगर आप यहाँ पर डिफरेंट आइटम्स अगर उसमें इंक्लूड कर देंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो वो बच्चा जो है वो काफी कंफ्यूज हो जाएगा एंड ही विल थिंक कि अभी क्या करना है, एंड ही विल ट्राई मल्टीपल थिंग्स इन दैट, और उससे फ्लोट नहीं होगा, है ना। तो हम बच्चे को क्या करेंगे, कंडक्ट कराएंगे एक्सपेरिमेंट अपनी सुपरविजन के अंदर, और बच्चे कहेंगे अलग अलग मात्रा में आप सॉल्ट मिलाइए और फिर देखिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, 68 क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन हमारा क्या कहता है
इसमें क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं, आपको दोनों स्टेटमेंट पहले तो ये देखना है कि दोनों सही है या एक सही है एक गलत है। उसके बाद जो असर्शन है, जो कथन है, उसका कोई कारण दिया गया है नीचे। अगर ये जो कारण है अगर वो इसके लिए सेट बैठता है, इस कथन को जस्टिफाई करता है, तो ही ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कौन से दो स्टेटमेंट्स गिवन है। Assertion: Learning of EVS needs to be oriented to process skills relating to observation, identification and classification. EVS के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए अनुमुख होने की आवश्यकता है। कि जब हम EVS पढ़ाते हैं देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इसको ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के माध्यम से सिखाएं। रीजन क्या है? थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल्स द लर्निंग आउटकम ऑफ EVS लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। कि जब हम विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से EVS के सिखाने के परिणाम को हासिल करने की संभावनाएं होती है। कि अगर हम ये तीनों चीजें सिखा दें तो क्या होगा, इसके जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो भी हमारा लर्निंग आउटकम है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन कह रहा है। तो हाँ, अगर हम जब ये हमें कह रहे हैं कि EVS को सिखाने के लिए ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल करें, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी हमारा EVS का ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा लर्निंग आउटकम है, उस तक हमें पहुंचने में हेल्प करेगा अगर हम ये इस माध्यम से सिखाते हैं। सही बात है। तो हमारा ये भी असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और जो रीजन है वो इसको सही जो है वो बताता है। तो बिल्कुल सही बात है, हमें अब वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है, साथ में आर जो है वो ए का सही एक्सप्लेनेशन है, वो ऑप्शन हमको ढूंढना है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए भी सही है और आर भी ट्रू है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। बोथ ए एंड आर ट्रू, अभी तक तो यहां तक ठीक है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही तो हमें चाहिए था कि हमारे दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और जो कारण है वो अभी कथन को जस्टिफाई करता है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। An EVS teacher should lay emphasis on dash while preparing question paper for summative assessment. अब summative assessment क्या होता है? जो टर्म एंड पर जो असेसमेंट किया जाता है, टर्म एंड पर यानी कि साल में, या जैसे आप कहते हैं हाफ ईयरली, है ना, मिड टर्म एग्जाम, वो जो एग्जाम होता है जो 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद किया जाता है, 1 साल के ड्यूरेशन पर किया जाता है, तो उसे कहते हैं हम समेटिव। जब आपने बच्चे को सब कुछ पढ़ा दिया और उसके बाद आप उसकी लर्निंग को या अचीवमेंट को असेस कर रहे हैं, दैट इज समेटिव असेसमेंट। जब EVS की एक टीचर क्वेश्चन पेपर सेट कर रही है समेटिव असेसमेंट के लिए, तो उसको किस चीज पर जोर देना चाहिए? क्या उसको जो पेपर है उसकी लेंथ और ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर पर जोर देना चाहिए कि प्रश्न पत्र जो है वो लंबा हो और उद्देश्य से हित हो, उस चीज पर जोर दें, ये कंटेंट कवरेज पर जोर दें और ऑब्जेक्टिव पर जोर दें। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए आपके जितने चैप्टर्स कराए, क्या आप उसको सारे को कवर करेंगे या नहीं करेंगे, तो कंटेंट कवरेज जो है पूरा से पूरा कंटेंट लें और उसके ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान में रखें कि आप उससे क्या, उस टेस्ट से क्या आप बच्चे का असेसमेंट करना चाहते हैं, उस चीज का ध्यान रखेंगे। या आप देखेंगे टोटल मार्क्स या कंटेंट कवरेज है कि नहीं है, कुल प्रश्न पत्र के कुल अंक कितने हैं या सामग्री कवरेज कितना है। ऑप्शन नंबर 3 ये कहता है। चौथा कहता है कि लेंथ एंड टोटल मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कि टीचर इस चीज पर ध्यान दे कि प्रश्न पत्र की लंबाई कितनी है और कुल अंक का कितना होना चाहिए और उतना ही क्वेश्चन उसमें भर दे, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट कवरेज। देखिए, अगर टीचर लेंथ पर फोकस करेंगे, हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन पेपर सेट करने का, वो क्या है कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना अचीव किया, ये जानना है। अब अचीव करने के लिए हमें ये भी जानना होगा कि जो हमने कंटेंट पढ़ाया है उसको, वो कंटेंट क्या उसको पूरा समझ आया है, क्या जो नेसेसरी स्किल्स हम उसको देना चाहते थे वो कवर अप हुई हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पूरे कंटेंट को उसका कवर करेंगे तभी पता चलेगा, ना कि हम ये देखें कितने टोटल मार्क्स का है, वो तो ऑलरेडी हम सेट करते ही हैं। और कंटेंट कवरेज तो हमारे लिए जरूरी है लेकिन लेंथ उसकी हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 कट जाता है। इसमें भी टोटल मार्क्स हमारे लिए जरूरी नहीं है, वो डिजाइन एक फॉर्मेट होता है, उसमें कवर करना पड़ता है। बट हमारे लिए जरूरी है कि हम जो बच्चे ने अचीव किया है उसको हमको असेस करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे को जितना कंटेंट हमने सिखाया है उस कंटेंट के अनुसार क्या बच्चे ने वो नेसेसरी स्किल अडेप्ट की है, तो वही तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। कंटेंट कवरेज और ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर हमें क्लियर होना चाहिए और इसी बात पर टीचर को जोर देना चाहिए जब भी वो प्रश्न पत्र तैयार करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70th क्वेश्चन।
Which of the following is not a learning outcome in EVS for class 3 students? कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए EVS में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम या अधिगम प्रतिफल नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताना है हमको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि जब हम बच्चे को EVS सिखाएं, क्लास 3 में बच्चा है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बच्चा फर्स्ट ऑप्शन क्या कहते हैं, वॉइस इज ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच। अगर आप देखें तो क्लासरूम में हम जब बच्चा छोटा होता है तो उसको गुड एंड बैड टच हम बताते हैं, तो क्लास 3 में हम ये चीजें बच्चे के लर्निंग आउटकम में शामिल कर सकते हैं। दिस इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है, बट ये हमें बताना है नहीं है, करेक्ट, नहीं वाला ऑप्शन हमको बताना है। ऑप्शन 2 कहता है वॉइसेस ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड रिलेट टू सोशल प्रैक्टिसेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन इन ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे कि संसाधनों के रिसोर्सेज या ऑनरशिप के बारे में बताना, स्वामित्व के भेदभाव के बारे में बताना। तो आप ये देखिए कि क्लास 3 का बच्चा है, क्या वो इसके डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या क्या रिसोर्सेज होते हैं और उनके सोशल प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो कितना एक्सपीरियंस उसके पास होता है कि वो उसके बारे में बोल सके, ठीक है, अपनी आवाज उठा सके ऐसे मुद्दों पर। तो क्लास 3 के बच्चों के पास ये नहीं होता है, तो अभी के लिए हम कट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें बेटर ऑप्शन मिलेगा तो हम वो भी देख लेंगे। ऑब्जर्व रूल्स इन फ्यू लोकल इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कुछ भी गेम हो रहा है उसके रूल्स को या किसी भी चीज को, गेम को कैसे खेलना है, तो उसको ऑब्जर्व करता है। तो आपने देखा होगा जब कक्षा 3 में बच्चा होता है और आपके आसपास मोहल्ले में कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, समथिंग, कोई भी गेम, तो बच्चा उसको देख रहा होता है और फिर उसको इमिटेट भी करता है, खेलने की कोशिश भी करता है वही गेम को। तो लोकल इंडोर या आउटडोर गेम्स के रूल्स को ऑब्जर्व करता है बच्चा, तो ये कर सकता है। उसके बाद है फोर्थ ऑप्शन, आइडेंटिफाई डायरेक्शन ऑफ क्लासरूम। अपनी क्लास की जो दिशाएं हैं उसको पहचान करना करता है बच्चा। क्लास 3 के अंदर बच्चे को पता होता है कहाँ जाके बैठना है आपको, कौन सी सीट है आपकी, ये सब जानता है बच्चा। तो यहाँ जो सही ऑप्शन बन जाएगा वो यही बन जाएगा हमारा, कि बच्चा डिस्क्रिमिनेशन या अपने सोशल इश्यूज जो है उनके बारे में नहीं बोल पाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वही हमारा इस ऑप्शन का सही आंसर है, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। You have to select EVS textbook for your students of classes 3rd to 5th. Which of the following criteria is not appropriate for this purpose? आपको कक्षा 3 से लेकर 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए EVS पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? देखिए, NCERTs have given their prescribed format या prescribed जो भी सिलेबस है वो, whereas उसके अलावा भी EVS की टेक्स्ट बुक आती है। तो अगर आपको अपने बच्चों के लिए चयन करना है पाठ्य पुस्तकों का, तो आपको कौन सा क्राइटेरिया इनमें से है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है? आप क्या देखेंगे किताब के अंदर? पहली, पिक्चर्स इन द बुक शुड बी बिग एंड कलरफुल। पुस्तकें जो हैं उसके चित्र बड़े हों और रंगीन हों। ठीक है, अब आपको ये देखना है क्लास 3 to 5th है। वेन एवर आई मार्क द क्वेश्चन अंडरलाइन, तो वहां पर आई डू दैट कीवर्ड जो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ध्यान में रखने हैं। क्लास 3rd to 5th है, तो 3rd to 5th में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो चीजों को आइडेंटिफाई कर लेता है। उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि आपको काफी बड़ी पिक्चर्स देने हैं या कलरफुल बनाने हैं। आपको पिक्चर जरूर रखने हैं, बट पिक्चर इतने बड़े भी ना हो कि वो सिर्फ पिक्चर ही पिक्चर हो और कॉन्सेप्ट उसमें ना हो। तो ये अभी के लिए हम इसे होल्ड पे कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है जो प्री प्राइमरी क्लासेस में होते हैं। सेकंड, द लैंग्वेज शुड बी सिंपल, नाइस। भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए, जो किताबें डिजाइन होती हैं वो बच्चों के मेंटल लेवल पर ही उनके ध्यान में रखकर ही किताबें बनाई जाती हैं। अगर 3rd to 5th है तो वो क्राइटेरिया सेट होता है तो उसी हिसाब से बनाई जाती हैं। तो नथिंग लाइक दैट कि भाई उनके मेंटल लेवल को, बट फिर भी दिस इज अ गुड ऑप्शन, इसको रख सकते हैं। द टेक्स्ट बुक शुड बी इलिस्ट्रेटेड एंड अपीलिंग टू द स्टूडेंट्स। पाठ्य पुस्तक को सचित्र व विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। इलिस्ट्रेटेड ठीक है, उसमें भी पिक्चर्स होती हैं, डिपिक्शन होता है, और बच्चों को अपीलिंग भी लगनी चाहिए कि भाई बच्चा उससे आकर्षित हो रहा है, उसको मजा आ रहा है वो किताब देखकर पढ़ने में। ठीक है, दिस कैन बी अ गुड ऑप्शन। देखते हैं उससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास है क्या। द टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड। ये देखा आपने वर्ड चाइल्ड ओरिएंटेड, यहीं पर इस ऑप्शन के जो मार्क्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एंड डिवोइड टू एनी स्टीरियोटाइप्स और डेरोगेटरी एटीट्यूड बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख हो
तथा लिंग, जाति, वर्ग व धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा होता है हमारा 3rd to 5th स्टैंडर्ड में, वह बच्चा उस स्टेज पर होता है जो आप उसको इस टाइम पर सिखाएंगे वही उसका बेस बनेगा। तो हमारी टेक्स्ट बुक ऐसी होनी चाहिए, चाइल्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए कि बच्चा जो है अपने आप से उसमें सारे ये पिक्चर्स भी आ गए, आपके मेंटल एज भी आ गया और अपीलिंग भी आ गया। चाइल्ड ओरिएंटेड होने का मतलब ये है कि वो बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट है ना? बच्चे को ध्यान में रख के बनाई जाए कि बच्चा उससे सेल्फ लर्निंग भी कर पाए, तो ऐसी हो। प्लस वह किसी भी प्रकार की रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। सो दिस विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर से एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, एक वाक्य है और एक उसका कारण है। अगर ये मिलेंगे तो ही हम अपने कहेंगे कि ये दोनों सही हैं और जो ऑप्शन आर जो कारण दिया है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दूसरा ऑप्शन देखेंगे। अब देखते हैं क्या है असर्शन। एट द प्राइमरी लेवल ईवीएस हैज थीम्स इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स। ईवीएस में जब से हमने ये वीडियो शुरू किया है तब से आई एम टेलिंग यू कि ईवीएस के अंदर क्या है, थीम्स गिवन है। थीम बेस्ड जो है वो कंटेंट है, तो थीम्स गिवन है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद रीजन क्या दिया गया है कि थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज इजी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट एज कंपेयर टू टॉपिक्स। अब देखिए थीम बेस्ड जो ईवीएस है वो इसलिए रखा गया है कि जो लर्निंग है वो टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए दोनों के लिए ही आसान है, तो इसीलिए इसको थीम बेस्ड रखा गया है अदर देन टॉपिक्स। अगर उसको थीम बेस्ड ना रखे, टॉपिक्स भी रखते तो भी वो इम्प्लीमेंट वैसे ही होता, लेकिन थीम बेस्ड होने से क्या होता है कि हम उस पर्टिकुलर यूनिट को उसी तरीके से डिजाइन करते हैं और बच्चों को उसी प्रकार के ईवीएस में जो टॉपिक्स हैं वो दिए जाते हैं। तो ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। इसका रीजन ये हो सकता है कि जो थीम बेस्ड होते हैं ना, वो थीम्स इसलिए सिलेक्ट की जाती हैं कि वो बच्चे के आउटसाइड द क्लासरूम जो भी इन्वायरमेंट है उसको रिफ्लेक्ट करें, और फिर उसमें हम नीचे सब टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए वो थीम बेस्ड है और उसका अलग ऑब्जेक्टिव है, ना कि ये कि वो इजी बनाता है या वो आसान बनाता है। थीम बेस्ड आधारित जितने भी यूनिट्स हैं वो आसान बनाता है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमको अपना ऑप्शन क्या देखना होगा, वो ये देखना होगा कि दोनों ठीक हैं, अपने आप से दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ए इज फॉल्स, ये तो नहीं हो सकता, दोनों ही सही है क्योंकि, तो ये ठीक है यहाँ तक। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, गलत एक्सप्लेनेशन है। सो यहाँ पर है नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो दिस विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, you want to encourage hands-on activities for students of EVS. Which of the following is the most appropriate activity? आप EVS के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? आप हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करा रहे हैं, आई हैव अंडरलाइन दिस वर्ड, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करा रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं बच्चे को करने के लिए खुद से, तो आप इनमें से कौन सी एक्टिविटी कराएंगे? मैप रीडिंग फ्रॉम अ ग्लोब, कि आपने ग्लोब दे दिया बच्चे को एक और उससे कह रहे हैं आप मैप नक्शा जो है वो पढ़ना सीखिए, ये क्या हो जाएगा? अगर आप ग्लोब देंगे बच्चे को तो बिल्कुल आप उसका कॉन्सेप्ट वो तो जरूर फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन बच्चा इसमें कुछ कर नहीं रहा है ना, वो उसको सब कुछ सामने मिल रहा है, ही इज नॉट गेटिंग रियली इन्वॉल्व इन दैट। थोड़े टाइम के लिए होगा बट फिर ध्यान उसका हट जाएगा, मे बी थोड़ा सा एम्बिगुअस भी हो सकता है जब बच्चा प्राइमरी क्लासेस में हो सकता है, तो ग्लोब देना इज नॉट द राइट ऑप्शन ओवर हियर। दूसरा है कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज का कॉइन इकट्ठा करना, उसमें बच्चों को काफी टाइम लग जाएगा, वो कहाँ से विभिन्न विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करेंगे, तो उसमें समय लग जाएगा। और ये उसको करने के लिए बच्चा जाएगा कहाँ, उसके पास उतने रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे उसको, उसके आसपास तो सारी कंट्री के लोग नहीं घूम रहे हैं कि उसको सारे कॉइन्स दे देंगे, दैट विल बी डिफिकल्ट कि बच्चा इनको ढूंढेगा कैसे और फिर कैसे एक्टिविटी अपनी डिजाइन करेगा। या फिर आप बच्चे को कहें, थर्ड ऑप्शन कहता है डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, जो भी उपलब्ध सामग्री है, उससे आप एक ईवीएस की किट बनाइए, ये कह सकते हैं। बिल्कुल सबसे आसान तो यही है, जो भी बच्चे के पास अवेलेबल चीजें हैं अपने आसपास, चाहे वो कोई भी मिट्टी हो सकती है, या आप लगा लीजिए जो माचिस की तिल्लियां हैं वो भी इस्तेमाल कर सकता है बच्चा। देयर आर मल्टीपल ऑप्शन, दाल, चना, ऑल दैट अवेलेबल मटेरियल, उससे ईवीएस की किट बना सकता है। करेक्ट, कुछ भी बना सकता है, ये तो बेसिक एग्जांपल्स है, कुछ भी, जैसे चावल का एक चैप्टर है तो चावल ले सकता है उस किट में से।
कुछ भी वो इसमें ले सकता है। तो अवेलेबल मटेरियल में से जब हम कुछ कहेंगे बच्चे को कराने के लिए, वो सबसे बेटर हैंड्स ऑन एक्टिविटी होगी। ठीक है, ऑप्शन 4 भी देख लेते हैं। ड्रॉइंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑन अ चार्ट। ये तो एक पैसिव लर्निंग जैसा हो जाता है। हाँ, वो ड्रॉ करना है एक चार्ट पर पैसिव है, यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वही हमारा सही आंसर होगा, कि हम बच्चे को कहें अवेलेबल जो भी मटेरियल है उससे आप ईवीएस की किट बनाइए। ओके, 74th क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ ईवीएस क्या होता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को समझ लें। एज यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में वी हैव अनरोल्ड दोज थिंग्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी। अब देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? इट मीन्स कि आप वो सारे अप्रोचेस या टीचिंग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करें जो बच्चे को उसके ड्यूरिंग द लेसन आप उसको सिखा रहे हैं वो हो, प्लस कोई भी यूनिट से आप गो थ्रू कर रहे हैं तो वो भी उसके अंदर शामिल हो कि बच्चे का लर्निंग नीड्स क्या है और उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस जो है वो कितनी है, वो देखने के लिए। करेक्ट। 1 सेकेंड। सो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये पीडीएफ इफ यू वांट दिस, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। विल प्रोवाइड यू दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन का पीडीएफ। सो बेसिकली अगर आप देखें असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये क्या होता है कि हम उन एविडेंसेस को या उस प्रोसेस को फाइंड आउट करते हैं जहां पे हम बच्चे का कि अभी प्रेजेंट में उसका लेवल क्या चल रहा है और वो कहाँ तक हम उसको लेकर जाना चाहते हैं। दैट इज बेसिकली असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 1 सेकेंड, आई एम नॉट एबल टू क्लिक दिस। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप देखें ये चारों ऑप्शन है, वी विल डू दैट वे ओनली। कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या हम ये देखते हैं कि बच्चा अभी फिलहाल कौन से स्टेज पर है और बच्चा कहाँ तक जो है वो हम उसको लेकर जाना चाहते हैं, उसकी एबिलिटीज कहाँ तक है और हमारा टारगेट क्या है। तो छोटे छोटे टर्म्स में हम उसको लेकर जाते हैं। ठीक है, हमने उसको सिखाया, असेस किया, सिखाया, असेस किया, दिस वे वी गो। दिस इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसके बाद आता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो हम सिखा चुके हैं उसका असेसमेंट करते हैं तो वो समेटिव हो जाता है। जो भी हमने सिखाया और उसका करा तो वो समेटिव असेसमेंट है। हमने सिखा दिया, पूरा एक बार में सिखाया और बाद में उसका असेसमेंट लिया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जो भी उसने सीखा उसका असेसमेंट। इसके बाद है असेसमेंट एज लर्निंग। जब बच्चा खुद के बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सीखता है और उसी से, अपनी प्रोग्रेस से ही, अपने अपने बिहेवियर से ही आइडेंटिफाई करता है कि उसने कितना सीखा है या ट्रैक करता है अपनी प्रोग्रेस को, तो वो होता है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो फॉर्मेटिव के 2 ऑप्शंस होते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया ए एंड सी। तो जिसमें भी ए एंड सी होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ए एंड सी इज इन ऑप्शन नंबर 3। ए एंड सी इज द राइट आंसर कि जब भी असेसमेंट करना होगा फॉर्मेटिव से तो वो ऑप्शन ए एंड सी होगा, मतलब कि असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन और एक रीजन का फिर से एक क्वेश्चन है। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। फील्ड ट्रिप्स आर एन इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी इन ईवीएस। के जो फील्ड ट्रिप्स हैं, जो हम क्षेत्र भ्रमण कराते हैं, ये एक प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। रीजन क्या दिया है? फील्ड ट्रिप्स प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस। के फील्ड ट्रिप्स क्या है? इससे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, स्थान है, इनकी याददाश्त बढ़ती है अगर हम ऐसा कराते हैं तो। सही बात है। मतलब देखिए, अगर हम फील्ड ट्रिप्स कराते हैं, मेमोराइजेशन तो आई डोंट रियली थिंक कि ऑब्जेक्ट्स का मेमोराइजेशन या किसी भी प्लेस का मेमोराइजेशन बढ़ता है। बट फील्ड ट्रिप से क्या होता है कि आप कॉन्क्रीट वे से या कहें कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। जब आपने एक बार फील्ड ट्रिप करा दी, बच्चे ने रियल ऑब्जेक्ट देख लिया, तो वो ज्यादा रिलेट कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से। तो मेमोराइजेशन पावर नहीं, लेकिन इमेजिनेटिव और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो बच्चे की बढ़ जाती है। तो असर्शन ठीक है, बट वेरेज अगर हम बात करें इसके रीजन की तो वो गलत है। मेमोराइजेशन नहीं बढ़ाता है उसका, फिक्सेशन बढ़ाता है, और क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें बढ़ाता है। ठीक है, तो हमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें असर्शन जो है वो ठीक है और रीजन जो है वो गलत है। तो ऐसा कहता है ऑप्शन नंबर 4, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। With respect to Gujarat, the location of Uttar Pradesh and Andhra Pradesh respectively are.
कि अगर आप गुजरात के संदर्भ में देखें तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश किस स्थिति में पड़ता है, ये हमको बताना है। अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो आपने देखा होगा कि आप इस तरीके से आपका पड़ता है गुजरात, करेक्ट, और फिर इस तरीके से है आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ जाता है, वेरएज आंध्र प्रदेश आपको इस तरीके के एरिया में यहाँ पर मिलता है। तो इसकी लोकेशन क्या होगी? सबसे पहले उत्तर प्रदेश की लोकेशन आपको देखनी है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ऊपर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, एंड इससे इस तरफ है यानी कि ईस्ट की तरफ है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बैठ जाएगी। अगर हम देखें कि जो आंध्र प्रदेश पड़ता है वो नीचे की तरफ है यानी कि साउथ की तरफ है, प्लस वो इस तरफ ना होकर इस तरफ है यानी कि ईस्ट की तरफ है। तो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट इनकी लोकेशन पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही आंसर है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रामा प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग। हर दिन शाम को रामा क्या करता है? अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलता है। विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट? तो वह कौन सी एनर्जी का इस्तेमाल करता है? अब हमको बताना है 4 ऑप्शन में से, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी या साउंड एनर्जी। अगर आप यहाँ पे देखें सो लाइट एनर्जी कब होती है? जब कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, तो ये तो नहीं होगा। केमिकल एनर्जी जब केमिकल कॉम्पोजिशंस कराते हैं, जब केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। मस्कुलर एनर्जी बिल्कुल, जब मांसपेशियां जो है उनसे जो ऊर्जा निकलती है उसे मस्कुलर एनर्जी कहते हैं। सो दिस विल बी द राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन है साउंड एनर्जी, जो बेसिकली साउंड की ट्रैवलिंग की बात होती है, दैट इज डिफरेंट। साउंड एनर्जी इज कंप्लीटली डिफरेंट, तो मस्कुलर एनर्जी इसमें इस्तेमाल हो रही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन वी बर्न फ्यूल्स वी गेट। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? क्या सिर्फ हमें प्रकाश मिलता है, प्रकाश ऊर्जा मिलती है? हीट और लाइट दोनों मिलती है, सही बात है, हीट भी होती है। जब हम कोई भी चीज जलाएंगे, कोई भी चीज को जलाते हैं तो हमें हीट मिलती है, उससे लाइट एनर्जी भी मिलती है, दोनों चीजें मिलती हैं, करेक्ट। मैकेनिकल एनर्जी और लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी उसमें नहीं शामिल होती है, लाइट एनर्जी जरूर होती है, तो मैकेनिकल लाइट और साउंड एनर्जी भी नहीं होगी। तो जब हम बेसिक सा है, अगर आप कोई भी फ्यूल या कोई भी ईंधन आप जलाएंगे तो पहली बात तो जब आप इस तरीके से कोई भी चीज जल रही होगी तो उसमें लाइट निकलेगी, प्रकाश होगा, और वो गर्म भी होगी, तो वो हीट भी जनरेट करेगा। तो दोनों ही एनर्जी इसमें मिल जाएंगी, करेक्ट। ओके, when fuels are burned, the chemical energy stored in them is converted into heat। तो जब हम फ्यूल्स को जलाते हैं उनके अंदर एक केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, और जब हम उनको जला देते हैं तो वो वही केमिकल एनर्जी जो है वो हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम कंबक्शन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंबशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्लीज नोट डाउन अगर जरूरत पड़े तो। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है, एक्सो का मीन्स होता है बाहर, आउटसाइड, और थर्म का मतलब होता है लाइट या हीट। जब जिसमें से हीट जनरेट होती है, बाहर निकलती है, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ये कंबक्शन प्रोसेस कहा जाता है इसे, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 78। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, which one of the following is sticky rice and is a common variety of rice in Assam? एज वी नो के ईवीएस में ये सारे सेक्शंस हैं और अभी हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, तो एक एक चैप्टर से ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टिकी राइस जो है उसको किस नाम से बुलाया जाता है, वो किस प्रकार की कॉमन वैरायटी है जो असम में पाई जाती है? आइए पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जो बीहू है ये सेलिब्रेट एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है जब नए राइस का जो क्रॉप है वो बोया जाता है। तो बीहू जो है, जब न्यू राइस क्रॉप होता है तब उस टाइम पर जो सेलिब्रेशन होता है वो बीहू का सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि उसी से लाइवलीहुड कमाया जाता है ना। जब वो बो दिया, उससे जो जो भी कमाई होगी उसको सेल करने के बाद, देन दिस इज सेलिब्रेटेड, बीहू जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है असम के अंदर। उरुका ये फर्स्ट डे है, बिहू फेस्टिवल का फर्स्ट डे है, उसे उरुका कहा जाता है। बोरा जो है वो स्टिकी राइस है और कॉमनली वेराइटी है जो असम के अंदर फाइंड आउट की जाती है। टाओ एक बड़ा वेसल, एक बड़ा बर्तन जैसा होता है, उसे टाओ कहते हैं। क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन है वो स्टिकी राइस से आ गया, बोरा से आ गया, हो सकता है अगली बार किसी और टर्म से आ जाए, तो इसलिए हम ये रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद है भाव शुक्तो, ये एक राइस है जो वेजिटेबल और ग्रेवी के साथ बनाया जाता है, तो भात शुक्तो से कहते हैं। इसके बाद है भेलाघर, ये एक टेम्पररी शेड होता है जो घास और बैम्बू जो बांस होते हैं उनसे बनाया जाता है, भेलाघर।
मेजी जो है एक बॉनफायर होता है जो बैम्बू, हेज जो झाड़ी वगैरह होती है और लकड़ी, इनसे बनाया जाता है। तो एक ट्रेडिशनल वो है, वहां पर आग जलाकर बैठा जाता है, एक बॉनफायर जैसा है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब इससे हमें पता चल चुका है कि स्टिकी राइस, क्या पढ़ा था अभी हमने, बोरा राइस जो है उसी को कहते हैं स्टिकी राइस, और ये कॉमनली फाउंड होता है असम के अंदर। तो इस चैप्टर से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे वो हमने अभी कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, select from the following the best period of the year for the people of Bihar to start a beekeeping farming. beekeeping farming क्या होता है, जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लें, फिर उसके बाद आंसर तक पहुंचते हैं। ओके, वी आर नॉट एबल टू क्लिक दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन हियर। तो यहाँ पर आई विल टेल यू कि क्या होता है कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का टाइम होता है बी कीपिंग के लिए। अब बी कीपिंग क्या होती है कि जब जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाएगा, एक स्वीटनर जो होता है वो वहां से हम लेते हैं, जो हनी हमको मिलता है, करेक्ट, मधुमक्खियों के लिए। तो बिहार के लोग बी कीपिंग जो प्रोग्राम है उसको कब चलाते हैं, जब अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में प्रोग्राम चलता है, और यही इनका बेस्ट पीरियड माना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये है कुछ आपको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, दो कॉलम्स हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, जहां पर आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज दिए गए हैं, जैसे जीरा, केसर, मिर्च और लौंग दिया गया है। ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कॉलम बी में दिए गए हैं। देखें, जो कील की तरह दिखता है, क्या दिखता है कील की तरह, अगर आप देखें तो कील की तरह हमें लौंग जैसा दिखता है कुछ, करेक्ट, लौंग जो है वो हमें कील की तरह दिखता है। ओके, इसके बाद है दक्षिणी अमेरिका में उत्पत्ति। यह हमें नहीं पता कि कौन सी चीज अमेरिका में उत्पन्न हुई है, तो हम इसे भी थोड़े से उसके लिए छोड़ देते हैं। अगर हमें और भी कोई इजी दिखेगा तो हम पहले उससे रिलेट कर लेंगे। पीले रंग का होता है, क्या होता है पीले रंग का, पीले रंग का क्या हो सकता है, पीले रंग की मिर्च तो नहीं हो सकती, लौंग काली होती है, केसर हो सकता है, बिल्कुल केसर होता है। और जीरा कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, तो पीले रंग का क्या हो गया, केसर हो गया। इजी हो गया, दो चीजें पता चल गई। अब हमें ये पता है कि डी का जो है वो 1 सेकेंड, जो डी का है वो है हमारा 1, जस्ट अ सेकेंड, जो डी का क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा 1, ये वाला। तो हमारा 1 का हमें ढूंढना है, छोटा परंतु खुशबूदार, पहले का चौथा, छोटा होता है जीरा और उसमें बहुत खुशबू होती है, करेक्ट। तो हमें ये पता चल गया कि ए का जो है वो 4th है ना, और बी जो है केसर वो तीसरे नंबर का है। इसके बाद मिर्च जो है वो दक्षिणी अमेरिका में उत्पत्तित होती है, ऐसा हम मान सकते हैं, क्योंकि आई हैव नो एविडेंस ऑफ दिस। तो फिर हम क्या करें, इसको मैच कर सकते हैं आराम से। और सी का क्या है, सी है हमारा मिर्च, तो उसका हमने लगाया 2, और डी है हमारा क्या, लौंग का पहला। तो हमें देखना है जिसमें ये सीरीज आ रही हो, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, और ऐसा हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वही करेक्ट हो जाएगा। देखा हमने, आप आसानी से इसके आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर आपको इसकी जानकारी भी नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्टल स्टेट द यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज। अगर आप देखें भारत का नक्शा या बे ऑफ बंगाल देखना चाहें तो यहाँ हमारा गुजरात हो गया, करेक्ट। यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ियां आती हैं इस तरीके से, है ना। तो बे ऑफ बंगाल इस तरफ पड़ता है, बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ अरेबियन सी पड़ती है। तो यहाँ पे कोस्टल लाइन जो है या उसके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज क्या है, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा। यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो ये वाले स्टेट्स हैं वो हमको बताने हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे देखिए उड़ीसा है, कर्नाटका है, केरला है और तेलंगाना है। ठीक है, तो तेलंगाना इस तरफ पड़ता है नीचे की तरफ, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है ऊपर की तरफ, यहाँ पे बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे पड़ता है उड़ीसा। ठीक है, यही एक कोस्टल एरिया है जो यहाँ पे पड़ता है। कर्नाटका भी बीच में पड़ेगा और केरला इस तरफ पड़ेगा, केरला पड़ गया यहाँ पे, कर्नाटका पड़ गया लगभग यहाँ पे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना यहाँ पे पड़ गया। तो यही जो है इसका कोस्ट है, मतलब यही तट पर पड़ता है क्या, उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में हमें सही स्टेटमेंट जो है वो बताना है। ये भी एक चैप्टर है इन ईवीएस बुक, उसके बारे में बताया। तो रांग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज,
कुडुक लैंग्वेज में जो तोरांग है उसका मतलब होता है फॉरेस्ट। ये बिल्कुल बात सही है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो ये करेक्ट है ऑप्शन अभी के लिए। इसके बाद 4 ऑप्शन है और इनमें से 1 या 2 जो है वही सही आंसर है, क्योंकि नीचे भी करेक्ट स्टेटमेंट का ऑप्शन दिया गया है। ओके, बी ऑप्शन कहता है द विलेज पंचायत इन झारखंड डिसाइड्स विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड बाय फार्मिंग फॉर फार्मिंग बाय लॉटरी। तो विलेज पंचायत जो है झारखंड में ही डिसाइड करती है कि कितनी कौन सी फैमिली को कितना लैंड मिलेगा एक लॉटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, एक चैप्टर में गिवन है ऑलरेडी सारा कुछ। उसके बाद द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 गिव्स द राइट टू पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो जो 15 वर्ष से रह रहे हैं, इट इज गिवन 25 ईयर्स एक्चुअली, जो किताब में दिया गया है कि उन लोगों को हक या अधिकार दिलवाता है जो 25 साल से उसके अंदर रह रहे हैं, तो ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ये अबाउट 3/4 पीपल इन मिजोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि जो मिजोरम में 3/4 पीपल है वो फॉरेस्ट से ही लिंक है या जुड़े हुए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, विलेज पंचायत डिसाइड नहीं करता है। तो ये 2 ऑप्शंस हैं। तोरांग का मतलब होता है कुडुक भाषा में जंगल, और 3/4 जो पीपल हैं वो मिजोरम के फॉरेस्ट में रहते हैं। तो ऑप्शन ए एंड डी जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर over here, option number 4th. Okay, so next question is consider the following statement about snakes and identify the incorrect one from the following. अब snakes के बारे में हमें कुछ मुख्य जानकारी जो है वो बतानी है। They swallow their food whole, कि वो अपने भोजन का शिकार पूरा निगल कर करते हैं। Snake have sharp teeth, जो teeth है उनके बहुत sharp होते हैं। Poisonous snake have fangs, तो उनके फंग होते हैं जो जहरीले सांप होते हैं, उनको डसने वाले दांत होते हैं। दे च्यू अप देयर प्रे, कि वो अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो ये 4 ऑप्शन है, हमें बताना है कौन सा ठीक नहीं है, जो गलत है हमें बताना है। नीचे से देखें कि जो जितने भी स्नेक्स होते हैं, स्नेक्स जो हैं, क्या आपको लगता है कि उनका जो माउथ है वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो बहुत लंबा खुल जाता है ना? पूरा प्रे जो है उनके मुंह में जा सकता है, लेकिन वो चबाते नहीं है उसको। दे डू नॉट च्यू, ठीक है, वो पूरी तरीके से निगल लेते हैं। तो ऑप्शन 1 ठीक है। स्नेक के शार्प टीथ होते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और उन जो पॉइजनस स्नेक है जैसे कोबरा है, उनके जो फंग्स है वो काफी जहरीले होते हैं और वो उसी से डसते हैं, है ना? डसने वाले दांत होते हैं उनके, जिसे फंग्स कहा जाता है। तो पॉइजनस स्नेक्स के वो होते हैं। ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। अब इनमें से जो गलत है वो ये है कि वो चबा कर खाते हैं। वो चबा कर नहीं खाते, वो पूरी तरीके से निगल लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। Yes, the snakes swallow their food whole. This is because they have flexible jaws. उनके जो jaws हैं, जो जबड़ा है वो flexible होता है, और जो उनका skull है, जो सर खोपड़ी वाला हिस्सा है, वो allow करता है उनको to consume their prey much larger than their head. उनके सर से भी बड़ा जो जिसका वो शिकार करते हैं अपने भोजन को पूरी तरीके से निगल सके। उनके जो टीथ हैं वो शार्प होते हैं, बट वो खाना चबाकर या अपना शिकार जो है वो चबाकर नहीं करते, तो वो पूरी तरीके से निगल लेते हैं। जैसे कि कोबरा, कॉमन क्रेट, रसल वाइपर या सॉ स्केल्ड वाइपर जो है, फाई जिसे कहते हैं, इनके हॉलो टीथ या फंक्स होते हैं जिसके कारण वो डसते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 86th क्वेश्चन कहता है ब्रॉन्ज इन एन अलॉय ऑफ, कि किस किस का होता है ब्रॉन्ज जो है, जो कांसा है वो किससे मिलाकर बनाया जाता है। अलॉय का मतलब होता है जब 2 कंपोनेंट्स को या 2 मेटल्स को मिलाकर जब एक बनता है तो वो अलॉय कहलाता है। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्टली इस तक पहुंचते हैं कि बेसिकली जो अलॉय है वो आपका टिन और कॉपर को मिलाकर बनता है। टिन और कॉपर को जब हम मिलाते हैं, उनको मेल्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो ब्रॉन्ज बनता है। अगर आपने टिन प्लस कॉपर को मिलाया तो क्या बना? आपका ब्रॉन्ज बना। और ब्रॉन्ज क्या है? एक अलॉय है, इसे मिलाकर बनाया गया है 2 मेटल से। ठीक है, एन अलॉय जो है एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जिसमें 2 मेटल्स को मिलाया जाता है, 2 से ज्यादा मेटल्स को मिलाया जाता है, और इसमें कॉपर और अगर आप टिन मिलाएंगे तो ब्रॉन्ज अलॉय जो है वो बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 87th क्वेश्चन, जो कहता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें एलिफेंट्स के बारे में बताना है। पहला, जो 3rd मंथ ओल्ड बेबी होता है एलिफेंट का, वो जनरली वेट करता है अबाउट 100 ग्राम्स, 100 kgs का होता है।
एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kgs ऑफ लीव्स एंड twigs इन वन डे। जो एक अडल्ट एलिफेंट होता है वो 200 किलो के करीब जो लीव्स हैं या पत्तियां झाड़ियां हैं वो खा सकता है। थर्ड ऑप्शन कहता है एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। जो एलिफेंट है वो बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करते और वो 2 से 4 घंटे के लिए सोते हैं सिर्फ। फोर्थ ऑप्शन कहता है एलिफेंट लाइक टू प्ले विद मड एंड वाटर, के एलिफेंट्स को मिट्टी और पानी से खेलना, कीचड़ के साथ खेलना पसंद है। एक्सप्लेनेशन देख लें उसके बाद हम करते हैं। ओके, एक जो 3 महीने का एलिफेंट होता है उसका वजन लगभग 200 केजीज का होता है, यानी कि 2 क्विंटल का होता है। वेर एज जो एलिफेंट अडल्ट एलिफेंट है वो तकरीबन 100 केजीज यानी कि क्विंटल लीफ या झाड़ियां जो है वो खा सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब तो ये हो गया कि हमारा पहला ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो है वो दोनों गलत हो जाता है, क्योंकि अडल्ट एलिफेंट सिर्फ 100 केजीज या 1 क्विंटल लीफ जो है वो खा लेता है, और जो छोटा हाथी होता है 3 महीने का उसका वेट लगभग 200 केजीज या 2 क्विंटल का होता है। ओके, उसके बाद ये बात भी सही है कि वो बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करते, 2 से 3 या 4 घंटे के लिए सोते हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका उनको मिट्टी में खेलना पसंद है, और जो फीमेल एलिफेंट होती है वही हेड होती है अपने झुंड की। ठीक है, जब कुछ टाइम का हो जाता है एलिफेंट तो वो अपनी झुंड को छोड़ देता है और जो फीमेल है वही उसकी हेड होती है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ये दोनों तो कट जाएंगे, ए एंड बी। सी और डी जो है उसका सही आंसर होगा, तो सी एंड डी हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, लेट्स वाइंड अप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। पहला और 2 ऑप्शन दिए गए हैं, अब उनमें से हमें बताना है कौन सा सही और कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है। In Manali, houses are constructed with wood, slanting roofs and elevated on strong bamboo pillars. मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि मनाली रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल। मनाली में बहुत ज्यादा बारिश और स्नोफॉल जो है बर्फ पड़ती है। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है दोनों गलत है, ये सारी चीजें हमको बताना है। अगर आप देखें तो मनाली में नॉट ऐसा नहीं है कि सारे ही घर जो हैं वो लकड़ियों से बने हैं या स्लैंटिंग रूफ्स हैं या बम्बू के ऊपर टिके हुए हैं, ऐसा हमको देखने के लिए मिलता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, है ना। तो यहाँ पर तो पक्के घर भी हम देख सकते हैं मनाली के अंदर। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। वेरएज ये सही बात है, व्हेन वी सी कि मनाली की तरफ लोग ज्यादा जाते हैं रेनफॉल और स्नोफॉल को देखने के लिए, क्योंकि वहां पे बर्फबारी होती है तो उसको देखने के लिए जाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ए गलत है और स्टेटमेंट बी जो है वो ठीक है। अब हमें वही ऑप्शन देखना है। स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो है वही हमारा सही आंसर है। ठीक है, 89th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। फिर से एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। दाब लगाने पर गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। रीजन क्या कहता है? When we apply pressure to a gas, the intermolecular space between the gaseous particles decreases and it gets compressed. जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच जो उनका स्पेस होता है वो कम हो जाता है और यह आसानी से क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं या कंप्रेस हो जाती हैं। क्या ठीक है? इसमें से अगर आप देखें तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो गैस क्या है, कंप्रेस हो जाती है। वो इस कारण होती है क्योंकि उसके बीच में जो छोटे छोटे इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है, यहाँ पे अगर हमने इस पे दबाव लगाया तो ये पास पास आ जाएंगी और ये एक दूसरे से जुड़ी जुड़ी हो जाएंगी। इसी कारण जो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती है। तो ऑप्शन हमें क्या देखना है जिसमें असर्शन और रीजन दोनों ठीक है और आर जो है वो एक का सही एक्सप्लेनेशन है। और ए क्या कहता है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये गलत है क्योंकि हमारे दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये है हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। कंसिडर द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट। प्लांट का मेन मुख्य कार्य क्या है उसको बारे में बताना है। 3 ऑप्शन दिए हैं और हमें फिर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। इन तीनों में से एक ठीक है, 2 ठीक है या तीनों ही ठीक है। दे प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, कि वो खाना जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और स्टोर भी करते हैं, भंडार भी लगाते हैं उसका। प्रोड्यूस करते हैं वो ठीक है लेकिन स्टोर नहीं करते। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ये क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, मजबूत पौधे को शक्ति और सहारा देते हैं। सही बात है।
उसके बाद टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक बात है कि पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल व खनिज का जो स्थानांतरण है वो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो दोनों ही ठीक है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी एंड सी वाला होगा, और पहला ही ऑप्शन है वो कहता है ऑप्शन बी एंड सी ओनली, तो ये ठीक आंसर है। So with this we have completed our EVS section of this paper, and if you have learned few concepts from this, please do this, and अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please subscribe this channel। कोई भी डाउट है या anything else that you want to ask, please put doubt in the comment section, and I will see you in other sections of the video. Thank you so much for watching.